नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि भारत की भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, तो अभी वो कल से प्रारंभ हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल दोनों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और प्रॉपर कॉपी बना के आप लिखिए। ठीक है। अभी क्या है कि एक प्रॉब्लम है कि आपको लिखाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो अभी क्या है, जो पढ़ाते समय जो जो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं, है ना, जो जो बोला जा रहा है, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो वो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे यूट्यूब पे, पूरा वीडियो एक बार देखेंगे। पहली बार कुछ नहीं लिखना, पहली बार क्या करना है, समझना है। फिर दूसरी बार में जो बोला गया है वो आप साथ साथ लिखते जाएं, सुनते भी जाएं और साथ साथ लिखते भी जाएं। तो ऐसे कर कर के आपको अपनी नोट्स बनाने हैं। समझ में आया? क्योंकि जो बोला जा रहा है वही फिर लिखाया जा रहा है, तो वही वीडियो दो बार हो जाएगा। क्लियर है? तो जो बोला जा रहा है मतलब वही सारे फैक्ट हैं और उनको ही लिखाना है, तो आप वही अपने मन से लिखते जाइए। जो जो पढ़ाते समय बोला गया है, ठीक है, वही वही सब लिखते जाइए और वो हो जाएगा। समझ में आया? तो ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था, आपको टाइमलाइन बताई थी किसकी, पुर्तगाल की, और आज पुर्तगाल खत्म करना है। ठीक है। तो मैंने बताया था 1498 में वास्को डी गामा आया, और उसमें क्या क्या हुआ वो मैंने सब बता दिया था, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। 1498 के बाद फिर क्या आया, 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्राल आया। कौन है? पेड्रो अल्वारेज केब्राल महोदय आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कालीकट में पहली फैक्ट्री खोली। क्या की, ये पॉइंट आपको नोट करना है, कालीकट में पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली। ठीक है। लेकिन इसमें किलेबंदी नहीं करी, मीन्स दुर्ग का निर्माण नहीं किया। क्या होता था कि ये जो लोग आते थे व्यापार कर रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो ये लोग क्या करते थे, कुछ वहाँ के जो जैसे जमोरिन है वहाँ के राजा से क्या करते थे, जमीन का टुकड़ा लेते थे, और उस जमीन के टुकड़े में ये लोग क्या बनाते थे, अपनी फैक्ट्री बनाते थे। फैक्ट्री को क्या बोल दो आप, कि वो कच्चा माल वहाँ पे रखते थे, फिर वहाँ से उसको समुद्र के रास्ते से शिप में भर के ले जाते थे बेचने के लिए। ठीक है। तो वो कच्चा माल इकट्ठा करेंगे। अभी भी क्या होता है, जो गांव के व्यापारी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सारा माल खरीदते हैं लोकल बाजारों से, और उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं, या तो घर में बहुत बड़ा एक हॉल होगा वहां पे कर देंगे। तो वही है, उसी तरीके की एक ये फैक्ट्री है। इसी को क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। ठीक है। फैक्ट्री, कोठी, या आपका किला, दुर्ग, जो भी है, ये इसी को पूरा क्या करते थे, बनवाते थे। तो उसी को बोलते हैं। तो कैब्राल महोदय ने कालीकट में पहली फैक्ट्री खोली। ठीक है। लेकिन उसकी किलेबंदी नहीं हुई। समझ में आया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या आया, 1500, ये कैब्राल का हो गया, एक ही फैक्ट है। ओके। नेक्स्ट 1503 में मैंने बताया था कौन आया, अल्बुकर्क, एक छोटे जहाजी बेड़े का वो नायक बन के आया, कैप्टन बन के आया। लेकिन ये इसने क्या किया कि पुर्तगालियों की नींव इसी ने डाली, पुर्तगालियों की नींव इसी ने डाली। ठीक है। इसने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोचीन को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो कभी पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, कोचीन। पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, कोचीन। ठीक है। ये हो गया अल्बुकर्क ने, और इसको क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों को नींव डालने वाला, भारत में पुर्तगालियों की नींव डालने वाला। ठीक है। अगला फिर क्या है आपका, 1505 में आया फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा मैंने कल लिखाया था, अभी उसको मैं डिटेल करा रहा हूँ। आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ पहली बार आप सुन लीजिए, फिर दोबारा आप उसको ऐसे ही डेट लाइन के बीच बीच में जो जो पॉइंट है आप लिखते चले जाइए। ठीक है। तो इससे बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, सारे पॉइंट एक जगह रहेंगे। तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी नीति, इसको क्या बोलते हैं, शांत जल की नीति, या ब्लू वाटर मतलब नीले पानी की नीति, दो है, शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति। ठीक है। ये क्या है कि व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कहां पे, हिंद महासागर क्षेत्र में
हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। इसने कोई युद्ध, कुछ भी रक्तपात ऐसा कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, एक शांति की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति बोलते हैं इसको। तो इसने क्या किया, जो अपना हिंद महासागर है जहां से व्यापार होता था रास्ता पूरे एशिया में, ठीक है ना, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी नीति। हिंद महासागर में व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की नीति को ही ब्लू वाटर पॉलिसी नीति बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर का प्री में कि ब्लू वाटर पॉलिसी नीति किसने बनाई, तो किसने बनाई, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। किसने बनाई, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। फिर अगली टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, इसी थी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की थी। क्या, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कब आया, 1505 में। कहां तक रहा, 1509 तक। ठीक है, कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इसने पहला क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। फिर उसके बाद इसने क्या किया, दूसरा है चोल का युद्ध। मैंने बताया था यहाँ पे डेट लाइन में 1508 चोल का युद्ध। ठीक है, इसमें चोल के युद्ध में किसके खिलाफ हुआ, मेन इसमें अभी हम इंडिया के, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो क्या देखेंगे, उसमें गुजरात का कौन था, गुजरात का एक वो था राजा, कौन, महमूद बेगड़ा। ठीक है, गुजरात का राजा था महमूद बेगड़ा, उसके खिलाफ युद्ध हुआ था, महमूद बेगड़ा। ये युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि पुर्तगाली आ गए थे यहाँ पे। पहले अरब लोग व्यापार करते थे, ठीक है, ये तुर्की के लोग, अरब लोग, ये सब लोग व्यापार करते थे। तो उन लोगों ने विरोध किया कि अरे आप देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये लोग सारा कब्जा किए जा रहे हैं। समझ में आया ना, ये लोग सारा कब्जा किए जा रहे हैं, आगे अपना व्यापार फैला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, महमूद बेगड़ा से बोला आप युद्ध करिए, और उन्होंने उसका सपोर्ट किया। तो पहली बार क्या हुआ कि 1508 में चोल का युद्ध हुआ। चोल के युद्ध में क्या हो गया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पराजित हो गया और उसका बेटा अल्मायदा मारा गया। ठीक है, 1508 में किसके खिलाफ हुआ, गुजरात के महमूद बेगड़ा के खिलाफ हुआ। कौन पराजित हो गया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पराजित हो गया। लेकिन इसने क्या किया, अभी पुर्तगाली था, क्या था ये, पुर्तगाली कंपनी को क्या बोलते हैं, एस्तादो दा इंडिया, याद रखना है ऐसे, एस्तादो दा इंडिया। तो वहां से उसने पुर्तगाल से सेना बुला ली। क्यों, इनकी नौसेना बहुत जबरदस्त थी, ठीक है, उनके पास सेना थी। तो वो लोग आ गए और क्या किया, इसको हरा दिया 1509 में। 1509 में इसने क्या किया, दोबारा महमूद बेगड़ा से युद्ध किया और महमूद बेगड़ा को पराजित कर दिया। तो ये इससे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 की। पहला, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति किसने अपनाई, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। फिर उसके बाद क्या किया, चोल का युद्ध हुआ। पहले युद्ध में पराजित हो गया 1508 में, किससे, गुजरात के महमूद बेगड़ा से। गुजरात के साथ और कौन था, तुर्की लोग थे और मिस्र के लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1509 में उसने दोबारा अपनी सेना बुलाई पुर्तगाल से और उससे युद्ध कर दिया, बड़ी सेना बुला के। किससे, महमूद बेगड़ा से, और अल्मेडा जीत गया। 1509 तक ही रहा अल्मेडा, तो यहां तक हो गया। तो ये सब ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अभी मैंने बताया था कि 1509 से 1515 तक कौन था, अल्बुकर, अल्फोंसो दो अल्बुकर्क, वही अल्बुकर्क जो कब आया था, 1503 में। एक छोटे जहाजी बेड़े का जो नायक बन के आया था, वही 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बन के आया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बन के आया कौन, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया इसने, 1510, क्या है, 1510 गोवा जीत लिया। ठीक है, गोवा जीत लिया। जीता कब, 1510, और गए कब ये लोग गोवा छोड़ के पुर्तगाली, 1961 में। पता है ना आपको, जबरदस्ती इनको भेजना पड़ा, ये जा नहीं रहे थे, है ना। भारत कब आजाद हो गया, 1947 में। लेकिन ये लोग कब गए, पुर्तगाली। सबसे बाद तक, अगर ये सबसे पहले आए पुर्तगाली
और सबसे बाद तक रहे। समझ में है ना, सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, कब आए ये लोग? मध्यकाल में। उस समय कौन सा चरण, मैंने बताया था आधुनिक भारत कब स्टार्ट हुआ? 1707 से। 1707 से। तो मैं फिर ये क्यों पढ़ा रहा हूँ पुर्तगाली? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन वो कब हो गया? पुर्तगालियों के समय से। कब? जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उससे आपको क्या होगा, क्रमिक कैसे कैसे कौन आया उसके बाद, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आए 1498 में, गए कब? 1961 में। बहुत दिनों तक रहे ये। 1498 से 1598 1600 तक इनका कोई था ही नहीं, इनका यहाँ पे विरोध करने वाला। 100 साल तक इन्होंने ऐसे ही शासन किया है ना। ये जो यहाँ व्यापार कर रहे थे भारत में, इनका कोई विरोधी नहीं था, ये अकेले थे। एक छत्र राज्य था इनका, पुर्तगालियों का। अकेले व्यापार करते था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। पूरे एशिया को इन्होंने 3 भागों में बांट के रखा था। ठीक है, उधर इंडोनेशिया में इनका व्यापार था, उधर पूरा बहुत बहुत सारा था इनका। ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति थी और बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति थी पुर्तगाल की, बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति थी। ठीक है, ये क्यों फेल हो गए, क्या हो गया, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का, अभी पूरा फैक्ट है। तो अभी ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, फिर भी मैं इतना इंटरेस्टिंग बना के कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर जैसे ही अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद वो पूरा फिर बंगाल पे शासन कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1764 का, फिर बक्सर का युद्ध, वहाँ से फिर पूरा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और वहाँ से फिर पूरा आपके बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय। ठीक है ना, फिर उधर कांग्रेस की स्थापना, फिर भारत में क्या होता है, ये धार्मिक एवं सामाजिक जागरण होते हैं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, इधर तिलक वगैरह। ठीक है, बहुत सारे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे लोग हैं, केशव चंद्र सेन। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कांग्रेस 1885 में कांग्रेस। उसके पहले भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाता है आपका, कांग्रेस में 2 चरण चलते हैं, उदारवादी चरण और गर्मपंथी चरण। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जी का पदार्पण होता है। ठीक है, तो फिर वहां से सारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, भारत आज़ाद होता है। तो ये सब पूरा इतिहास आगे का बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शुरू में ही थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आपको समझ लेना। 1510 में इसने क्या कर लिया, गोवा जीत लिया। इसका दूसरा क्या है, 1511 में इसने क्या किया, मलक्का जल संधि पर कब्जा कर लिया। मलक्का जल संधि, ये आपको मैप में देखना है, ये होमवर्क है आपका, वर्ल्ड मैप में देखना है। आप नेट में मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। मलक्का जल संधि पर इसने 1511 पे अधिकार कर लिया। ठीक है, और एक पॉइंट पीछे छूट गया है, वो आप वहां पे नोट कर लीजिएगा। जब उसने अल्बुकर्क ने, नहीं, वो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने 1509 में क्या कर लिया, जब उनको हरा दिया, किसको, महमूद बेगड़ा को गुजरात के, और उसके बाद किसको, आपका तुर्कों को और मिस्र को, वो लोग साथ में थे। तो उन्होंने क्या किया, होर्मुज जल संधि पर अधिकार कर लिया था। 1509 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने होर्मुज जल संधि पर अधिकार कर लिया। ये जल संधियों पर अधिकार क्यों करते थे, क्योंकि यही आने जाने का रास्ता था। जल संधि का मतलब आने जाने का रास्ता, वहां पे अधिकार कर लेंगे, दूसरा आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ हम ही आएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी इजाजत से आएगा, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा कोई भी जहाज इनका इधर आता था हिंद महासागर में, या तो इनको टैक्स देता था, पैसा देता था इनकी इजाजत से, नहीं तो उसको जब्त कर लेते थे या लूट लेते थे। ये इनकी पॉलिसियां नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते थे, फिरंगी भी बोलते थे। क्यों बोलते थे फिरंगी? फिरंगी वर्ड सुना है ना आपने, फिरंगी इन्हीं को बोलते थे। ये जो लोग लूटपाट का काम करते थे ना, उनके वंशज सारे क्या कहलाए, फिरंगी कहलाए, यही पुर्तगाली लोग। समझ में आया? ओके, ठीक है, चलो। 1510 में उन्होंने क्या किया, गोवा जीत लिया। 1511 में क्या किया, मलक्का जल संधि। ये किसकी और नीति थी, ये क्या करता था, इसने क्या किया कि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या किया कि पुर्तगालियों से कहा कि आप यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे शादी करिए, उनसे विवाह करिए। ठीक है, तो ये इन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया पुर्तगालियों को। ठीक है, कि स्थानीय लोगों से आप यहाँ पे विवाह करिए, तो अपना, ताकि इसकी क्या नीति थी, इसकी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति थी। साम्राज्यवाद क्या होता है, अपने जो भी अपना राज है उसको फैलाना। जैसे चीन क्या करता है, चाइना की क्या पॉलिसी, साम्राज्यवादी नहीं, भारत की नहीं है। भारत जहाँ पे है वहीं पे है। वो भारत सिर्फ जो
पीओके है वो भारत का ही अभिन्न अंग है, तो भारत सिर्फ उसको लेने की बात करता है कि वो हमारा है, हमें दे दो, ठीक है, नहीं दोगे तो हम छीन के ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे, हम ले लेंगे। लेकिन चाइना की क्या पॉलिसी है, वो हर जगह, अरुणाचल प्रदेश उधर पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां भी अभी, ठीक है ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वहां पे चालू कर दिया है। तो ये सब चाइना की नीति है, साम्राज्यवादी नीति, भारत की नीति नहीं है, ठीक है। तो ये साम्राज्यवादी क्या होता है, किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करना, उसे क्या बोलते हैं, साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्यवाद, ठीक है। तो इसकी नीति साम्राज्यवादी थी। अभी कौन आया उसके बाद, मैंने बताया था इसके बाद 1529 में, हाँ 1515 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, कहां पे, गोवा में, और वहीं पे इसको दफना दिया गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी आपको क्या लिखना है, 1529 में नीनो द कुन्हा, ठीक है, ये आपको नीनो द कुन्हा 1529 में आया। फिर इसने क्या किया, अब मैंने एक और इसमें डेडलाइन लगाई थी कि 1530 में इसने क्या किया था, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। किसको, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखाया था डेडलाइन में, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें गोवा को अपनी राजधानी बनाया, कहां से, कोचीन से। कोचीन से इसने अपना व्यापारिक केंद्र कहां पे कर दिया, गोवा, ठीक है। ये सब इनके कौन कौन से व्यापारिक केंद्र है वो सब अभी लिखाएंगे, जैसे कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, ठीक है ना, गोवा हो गया, बेसिन हो गया, बम्बई हो गया, ये सब इनके क्या है, व्यापारिक केंद्र। तो वो सब अभी मैं एक साथ लिखा देता हूँ, वो सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि उसमें कोई आपका छूटे ना, सारे व्यापारिक केंद्र एक साथ। तो नीनो द कुन्हा में बस इतना ही, 1530 में उसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अब इसमें से कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। चलिए लिखिए, लिखिए, जाओ द कास्ट्रो, अगला टाइमलाइन में डेट डालेंगे 1540, क्या डालेंगे, जाओ द कास्ट्रो। इसके समय में क्या हुआ वो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जाओ द कास्ट्रो। ये कौन था, ये भी पुर्तगाली गवर्नर था 1540 में। इसके समय में क्या हो गया, गोवा के जो सभी मंदिर थे वो सभी ध्वस्त कर दिए गए, सभी मंदिर, गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, ठीक है। ये लोग क्या थे, जो यूरोपीय लोग किसको मानते थे, पोप, पादरी, मतलब ईसाई को, ईसाई धर्म को, ठीक है। तो जाओ द कास्ट्रो, गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो गया। अगला लिखिए 1542, 1542, 1542 में आपको लिखना है, ठीक है। क्या है इसमें, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, कौन है, मार्टिन डिसूजा, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा। इनके समय हुआ कुछ नहीं, एक घटना हुई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके साथ कौन है, एक प्रसिद्ध संत है जेवियर, प्रसिद्ध संत जो जेवियर थे, वो यही पुर्तगाली गवर्नर 1542 में जो आया मार्टिन डिसूजा, उनके समय में एक प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए, प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया। बस इसमें अभी अगला पॉइंट लिखिए 1560। 1560 में क्या हुआ, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई 1560। मैं आपको लिखा देता हूं ताकि कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए, ठीक है। बाकी मैंने सारा पुर्तगाल डिस्कस कर दिया, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन के वो सब आप लिख लीजिए। 1560 में क्या है कि गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई, ईसाई धर्म न्यायालय, ठीक है, लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1509 में होर्मुज जल संधि पर कब्जा कर लिया। होर्मुज जल संधि कहाँ है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये भी आपको मैप में देखना है, खुद देखेंगे तभी पता चलेगा, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। या आप मोबाइल में गूगल अर्थ डाउनलोड करिए, उसमें देखिए फारस की खाड़ी कहाँ है, मलक्का जल संधि कहाँ है, फ्रांस जो अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने उस पर कब्जा कर लिया। ये दोनों बाद में छीन लेते हैं, अंग्रेज और डच, समझ में आया? तभी ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलो अगला लिखो, 1580 में
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1580 में, ठीक है, अकबर की सहायता से या अकबर की इजाजत से, अगला डेट लाइन कौन सा है, 1580। क्या हुआ, अकबर थे ना, मुगल बादशाह अकबर महोदय की इजाजत से इन्होंने हुगली कहाँ पे, बंगाल, हुगली में इन्होंने अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया। ठीक है, कहाँ पे, हुगली में इन्होंने अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया। नोट कर लिया, ये आप नोट करते जाइए। अगर स्पीड फास्ट हो तो आप इसको रोक के वीडियो को पॉज करके आपको रोकना पहले, लेकिन पूरा वीडियो एक साथ देखना है ताकि समझ में आए, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब इनके कौन कौन से व्यापारिक केंद्र है वो सब लिख लो। एक पॉइंट और है, इन्होंने एक जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी है वैसे इनकी है कारतेज अरमेड़ा व्यवस्था थी इनकी। क्या थी, कारतेज अरमेड़ा या कारतेज भी बोलते हैं। ये एक तरीके का टैक्स है या उनसे एक अधिकार पत्र लेना पड़ता था। किससे, अगर कोई भी हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी समुद्री जहाज आता था तो फिर पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ता था, कारतेज लेना पड़ता था। ठीक है, कारतेज लेना पड़ता था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा उनको पैसा देना पड़ता था। यहाँ तक कि जो मुगल शासक थे अकबर, उनको भी कारतेज देना पड़ता था। वो भी गुजरात के बढ़ौत वाले क्षेत्र में इधर आते थे, जब भी समुद्री यात्रा, भारत में भी अगर वो तटीय क्षेत्र में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो अपने जहाज से जाते थे, समुद्री जहाज से, तो उनको भी, ठीक है, क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था, क्या, कारतेज। लेकिन उनको डिस्काउंट था, एक डिस्काउंट क्या था कि वो साल भर में एक उनको निःशुल्क मिलता था कारतेज। पुर्तगालियों ने कहा आप शासक हैं, मुगल बादशाह हैं, तो एक तो आपको डिस्काउंट कर ही देते हैं। तो उनको क्या किया, साल में एक कारतेज उनको मुफ्त में देते थे। बाकी कोई भी वहां से अगर हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरता था तो उनको क्या देना पड़ता था, कारतेज देना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स था। उसके बदले में उनको एक अधिकार पत्र मिलता था कि अब आप अपना समुद्री जहाज यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर नहीं देता था तो उसको क्या कर लेते थे ये लोग, जब्त कर लेते थे। तो पुर्तगाल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं आपके। अभी लास्ट बचा हुआ है, इनके व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, मैं बोल देता हूं आपका व्यापारिक केंद्र इनका कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए, पहला इन्होंने क्या बनाया, कालीकट। पहला क्या बनाया इन्होंने, कालीकट। पहला है इनका पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। क्या हेडिंग डालेंगे, पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र। पहला इनका है कालीकट, दूसरा कोचीन, तीसरा गोवा, ठीक है, चौथा दमन और दीव, फिर बम्बई, फिर सूरत, फिर बेसिन, फिर सेंट थोमी, फिर चटगांव, फिर हुगली, फिर चोल। ठीक है, पुर्तगाल के प्रमुख व्यापारी केंद्र एक बार और, कालीकट, नंबर 2 कोचीन, नंबर 3 गोवा, दमन, दीव, बम्बई, सूरत, सेंट थोमी, बेसिन, चटगांव, हुगली, चौल। ठीक है, तो पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। ये अपना समस्त व्यापार वहां के नरेश के नाम पे करते थे। तो पुर्तगाल खत्म। अभी इसके जो भी क्वेश्चन है ये सारे जो मैंने बताए यही पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया, कौन पुर्तगाली आया, पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, यही सब चीजें किसके समय में आए, कब आए, मध्यकाल में आए, ठीक है ना, अभी क्योंकि मध्यकाल ही चल रहा था 1707 तक, तो मध्यकाल में आए ये सब। अभी आगे क्या पढ़ेंगे, डच। ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ेंगे, जो मैं बताता जाऊंगा आप उसको अपने मन से लिखते जाइए। ठीक है, पहले एक बार पूरा वीडियो सुनिए फिर लिखिए, क्योंकि वही समझाओ वही लिखाओ तो वीडियो 2 बार हो जाता था। ठीक है, इससे क्या होगा, कोर्स जल्दी खत्म नहीं होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, तो आप अभी मैंने सीसाइड का भी डाला है, अभी मैथ का भी डाला है, तो आप लोग उसको भी देखिए और उसको पढ़िए। अभी आपकी 3 चीज़ें मैंने अभी शुरू कर दी हैं। एक मनीष सर ने आपका भारत का भूगोल, ठीक है, वो आप लोग देखिए और उसको भी शुरू कर दीजिए लिखना। फिर मेरे द्वारा आपका क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। और तीसरा मैंने मैथ से रिलेटेड मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस आपकी एक ओवरव्यू दिया है आपका सीसाइट और एसएससी में मैथ रीजनिंग कैसा रहता है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।